नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश के आज पूरे राजनीतिक घटनाक्रम और खास खबरों पर हमारी नजर रही है और वो आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। जिस तरह आप लोग जानते हैं, पूरे प्रदेश में उपचुनाव आ रहा है। इस उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस और भाजपा दोनों में एक दूसरे पर वार और पलटवार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चुनावों के लिए दोनों दलों ने अपने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और दोनों ने चुनावों के प्रभारी जो है वो तय कर दिए हैं। कांग्रेस व भाजपा दोनों ने अपने अपने प्रभारियों को तैनात करके तय कर दिया है कि वो इस चुनाव को पूरे दमखम से लड़ेंगे। साथ ही इन उपचुनावों के लिए कल से नॉमिनेशन भी शुरू हो जाएंगे। और उसी के बाद आज सबसे बड़ा मामला जो था वो था एक पुलिस कर्मचारी का। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एसपी पर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के बाद वो जो पुलिस कर्मचारी है वो लापता है। दूसरी तरफ उसके परिजनों ने भी इस मामले में पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और सबसे आखिर में अगर मैं राष्ट्रीय स्तर पे बात करूं तो राष्ट्रीय स्तर पे नीट विवाद पे कोर्ट का एक अहम फैसला आया है। वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले में जो है वो जो एजेंसी है जो इस पूरे के पूरे नीट के एग्जाम को संचालित करती है उन्हें क्लीन चिट देते हुए कहा है कि ये सिर्फ 1550 बच्चों का मामला है। आखिर में पानी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विवाद से हाथ पीछे खींचते हुए अपने स्तर पे जो है इसको सुलझाने की बात कही है। और हिमाचल प्रदेश ने भी अब कड़ा रुख अपनाते हुए अपना हल्फनामा बदलकर पानी ना देने की बात कही है। इस पर भी पूरे के पूरे मामले पर हम चर्चा करेंगे। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के आज सबसे बड़े विवादित मामले की। मैं बात कर रहा हूं, कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिस कर्मचारी ने आरोप लगाया था कि सिरमौर के जो एसपी हैं वो उन पर दबाव बना रहे हैं। एक मामला है जिस पर दोनों पक्षों की ओर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, उन्हें नियमों के खिलाफ जाकर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसके चलते वो पूरी तरह से परेशान है और उनका दिल करता है कि वो अपनी जान दे दे। इस तरह का ये उनका सोसाइटल टाइप वीडियो था जो पूरी तरह से इंटरनेट पर वायरल हो गया। देर शाम को हालांकि एसपी ने जो एसपी सिरमौर हैं उन्होंने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि यह पूरी तरह से जो है झूठा मामला है। आइए सबसे पहले वो वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जो पुलिस कर्मचारी ने कल जो है वो शेयर किया था और जो सभी के सभी आप लोग के सोशल मीडिया पे वायरल था। मैं हेड कांस्टेबल जसवीर, पुलिस थाना काड़ाम, मोटर साहिब का रहने वाला हूँ। मैं पुलिस विभाग में मुझे 16-17 साल हो चुके हैं। मैं जो है काड़ाम में भी 1-1.5 साल से पोस्टेड हूँ। अभी 4 दिन पहले एक FIR हुई थी। उस एप्लीकेशन के मुताबिक उस जो भी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जो सेक्शन बनती थी उसमें मुकदमा हुआ है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चली है और इसमें जो सेक्शन थी वो एक बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है। परंतु विक्टिम पार्टी इसमें मुझे कहीं भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। जब मैं उनको बुलाता हूँ आते नहीं, मुझे बोलते हैं कि सस्पेंड कर देंगे। रात भर मुझे सोने नहीं देते वो फोन करके, हम तेरे को सस्पेंड कर देंगे, हम थाना सस्पेंड कर देंगे। हर कुछ बोल रहे हैं। मैं बड़ा इतना डिप्रेशन में हूँ। कोई बात नहीं, एक आध पब्लिक बोल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, झेल लेंगे हम, कोई बात नहीं। परंतु मेरा उसके बाद जो है मुझे पिछले कल मेरे SO साहब हैं, DSP साहब रमाकांत ठाकुर जी, उन्होंने बुलाया फाइल लेके। उन्होंने फाइल देखी तो उन्होंने बोला कि चलो तफ्तीश देख के आपकी इन्वेस्टिगेशन ठीक है, सही है। मैंने बोला सर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, जैसा भी होगा ठीक है। विक्टिम बोलता है कि 307 सेक्शन लगाइए। मैं बोलता हूँ कि 307 हमारे बस में नहीं है, हम 307 नहीं लगा सकते, 307 नहीं लगा सकते। वो एक डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल चोटें हैं, नॉर्मल चोटें हैं। 307 के लिए मेरे को प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने बोला चलो ठीक है, जैसा एज पर लो होता है वैसा कीजिए। आज सुबह भी मैंने जो विक्टिम है उसको बुलाया था कि जो एक्यूज्ड हैं वो 2 दिन से यहीं है, थाने पे बैठे हैं बेचारे। उनके लिए कि इनको शिनाख्त कराना है, एक जो भी होता है अभी ये उनको पहचान करानी है। मैंने विक्टिम को सुबह फोन किया कि आप आइए, उसके फादर को चाचा जी को तेजवीर को
3-4 फ़ोन किए, मेरी कॉल डिटेल भी चेक की जा सकती है, परंतु वो लोग नहीं आए। फिर आए, जब आए तो बोलते हैं कि आप इसमें ये सेक्शन लगाइए, आप इसमें 506(2) लगाइए, आप 307 लगाइए। मैंने बोला कि यार मुझे मैं भी तो एक कानून के अनुसार ही इसमें कुछ कर सकता हूँ, कि मैं अपनी मर्जी से क्या इसमें सेक्शन लगा सकता हूँ। तो ये सारी घटना जो है वो CCTV फुटेज में है मेरे थाने के, मेरे IO रूम की। तो इसने बोला है, वो बोलता है कि हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम नहीं करते, हम आपको जो है वो हम अभी आपकी कंप्लेंट करते हैं। पिछले 2 दिन से वो मेरी कंप्लेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आज उन्होंने फिर से मेरी कंप्लेंट्स की है मेरे अधिकारियों को। मुझे फ़ोन आता है 1 बजे कि SP साहब ने आपको बुलाया है। मैं तुरंत, रात को मैंने ड्यूटी की है, दिन में मैं सुबह से काम कर रहा था, खाना नहीं खाना, खाने की तैयारी में था। आधे घंटे में आना है बोले। आधे घंटे में काड़ाम से मैं दौड़ भाग करके पता नहीं कैसे पहुंचा हूँ। शायद बीच में मेरा एक्सीडेंट भी हो सकता है, जिस जल्दी में गया हूँ मैं। क्यों? क्योंकि आधे घंटे का आदेश ही ऐसे करे कि नहीं, आधे घंटे में यहाँ चाहिए आप। उसके बाद मैं पहुंचा तो अंदर साहब ने बुलाया है। SP साहब बहुत अच्छे हैं, मैं हमेशा ही उनकी तारीफ है, पीठ पीछे तारीफ है, पहले भी है और आज भी है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस केस में ऐसा क्या प्रेशर है, ऐसा क्या है कि जो मेरे आला अधिकारी भी जो है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताएं जरा, ऐसा क्या है? कानून की धज्जियां क्यों भाई? हम कानून के रखवाले, हम उसमें रह के काम कर सकते हैं। ठीक है, मारपीट हुई है, उसके मुताबिक सेक्शनें लगी हैं, 307 कहां से लगाऊंगा? विक्टिम बोलता है कि मर्डर की धारा लगा दो। 302 मरा नहीं, 302 कहां से लगाऊंगा? क्या ये एक मैं पूरी पब्लिक से, क्या पूरे भारत से, हर से मेरी एक वो है गुजारिश, क्या ये धाराएं, क्या हमारी दुकान है जहाँ से हम झट से उठाएंगे और लगा देंगे? ये धाराएं ऐसे नहीं लगती। ये जो है उसी के मुताबिक लगेंगे ना जैसा ऑफेंस होगा। अब बोलते हैं कि इसको अंदर डाल दें इनको। अरे भाई अंदर कैसे डाल दें? अंदर किस कैपेसिटी में डाल दें? बेलेबल ऑफेंस है, कैसे कर दूंगा उनको मैं? कैमरे लगे हैं हवालात में, 2-2 कैमरे लगे हैं, कैसे मैं उसको अंदर डाल सकता हूँ? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं अंदर SP साहब से मिला हूँ। SP साहब वेल रिस्पेक्टेड हैं, बहुत अच्छे हैं, उनकी वो नहीं कर रहा हूँ। पर मुझे ये नहीं पता किस प्रेशर में है। मेरा पक्ष मैंने बहुत बोलने की कोशिश की, मेरे कोई बात नहीं सुनी गई। मैं बार फिर भी इसी वीडियो में बोल रहा हूँ कि मुझे विक्टिम पार्टी बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रही, मुझे धमकियां दे रही है। और इस बात को पूरे थाने को पता है। मैं बोलता हूँ आरक्षी अशोक कुमार, उसके सामने की बात है, ASI इस्लाम, उसके सामने की बात है, 2-3 और भी जो है वहां पे, सबको इस बात का पता है। MHC, MC, आरक्षी जागर, इन सबको पता कि क्या हालात चले हैं अभी। मैं बार अपने अफसरों को ये बात समझा रहा हूँ, क्यों वो मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या एक आदमी कुछ भी बोल रहा है, उसके बोलने से कुछ भी करेंगे? कुछ भी। मैं इस महकमे का जवान हूँ। अरे मैं छोटा हूँ, मैं मानता हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं छोटा सा मुलाजिम हूँ, पर मेरा पक्ष भी तो सुन लो। मेरे साहब बोलते हैं मुझे कि मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अपनी जुबान बंद रख, जो मैं बोलता हूँ वो कर, अभी जाके गिरफ्तार कर इनको गिरफ्तार कीजिए अभी जाके। मैं उनसे फिर पूछना चाहता हूँ कि मैं कैसे गिरफ्तार करूँ इनको? कल मैं अपने खिलाफ एक मुकदमा करा लूँ क्या? कैसे, किस उसमें इनको मैं गिरफ्तार करूँ? मुझे बस एक बात बता दी जाए। मैं एक बात बोलता कि जो आदमी जो आयु में इनको गिरफ्तार कर सकता है वो मेरे से फाइल ले सकता है, मुझे कोई वो नहीं है। फाइल ले लो, लेते क्यों नहीं? मुझे ही क्यों फंसा रहे हैं जबरदस्ती? मेरे भी तो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। इसलिए आज मुझे इस महकमे में काम बहुत किया है, बहुत काम करता हूँ मैं, भगवान से मैं दिन रात काम करता हूँ, पर इन्होंने, आज मैं रोया हूँ, अभी भी मेरी आंखों में आंसू हैं अभी भी। मेरे ऐसे ही परिस्थितियां कर दी मेरे अफसरों ने, एक छोटे से मुकदमे को लेकर। कुछ भी नहीं है, रोटिंग आज फर्स्ट टाइम नहीं हुई। RTI में लेंगे, मेरे थाने में कितनी सारी रोटिंग है, परसों रोटिंग हुई है, 29 टांके लगे हैं। डेंजर्स टू लाइफ उसमें भी नहीं आया है, 29 टांके लगे हैं, रोटिंग का मुकदमा है। इसमें तो डॉक्टर ने लिखा है सिंपल चोटें हैं। मैं रोटिंग जो बनता था वो कर दिया, मैं 307 कैसे लगाऊं? आज मैं ये नौकरी छोड़ रहा हूँ, मैं कंडीशनली रिजाइन दे रहा हूँ, और मेरा मानसिक संतुलन इतना बिगड़ चुका है। ये जो वीडियो है ये है हेड कांस्टेबल जसवीर का। जसवीर जो है उन्होंने SP पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई मामला मारपीट का था, उस मामले को लेकर के जो है वो जांच अधिकारी थी, उनकी जांच पर उन्हें बुलाया गया और उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया गया, ये उनका आरोप है। उसी के बाद जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से
वो लापता है। उनके लापता होने के बाद उनके परिजन पूरी तरह परेशान नजर आए। आज उनके परिजनों ने भी एक शिकायत पत्र सौंपा है और गुहार लगाई है कि जसवीर को ढूंढा जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो जसवीर को प्रताड़ित करते थे, उसको लेकर के वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते थे। और उन्होंने आखिरी बार जब घर फ़ोन किया था, उन्होंने आरोप लगाया है कि सिरमौर पुलिस अधीक्षक ने उन्हें आधे घंटे में कालाअंब से नाहन अक्सर पहुंचने के लिए आदेश दिए थे। और साथ ही आरोप है कि एसपी जो है उन पर गलत कुछ करने के लिए दबाव बना रहे थे। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से उनके परिजनों ने प्रदर्शन किया और क्या है उनका कहना। जिसके पीछे उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है, उसकी भी गहन जो केस है उसकी गहनता से बिल्कुल जांच की जाए। जिसके पीछे ये इतना बड़ा कांड हुआ है सर वो किसी को भी दे देना, जो 307 धारा लगाता हो उसको दे देना, वो कोई दूसरा ही कर लेगा। मेरे हस्बैंड को इससे पर मेरे हस्बैंड को ला दो। सर एक एसपी साहब ने पोस्ट जारी की थी, वो किस तथ्य पे किस बिहार पे उन्होंने जारी की कि एविडेंस था, उन्होंने अपने मनमर्जी से पोस्ट जारी कर दी, तस्वीर ऐसा है वैसा है। परिवार वालों से मिलने की कोशिश नहीं की। और हम लोग कल से बैठे हुए हैं, कल दोपहर से वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारे पास एसपी ऑफिस से कोई नहीं आया। वहाँ पे रात को 11:30 बजे रोल्टा जी हमारे पास आते हैं सुनने के लिए। तब हमें थोड़ा सा सुकून दिया। देखो ना कि आपका खुद के परिवार का सदस्य है, उनका परिवार आया कि उनको सांत्वना देने के लिए वहाँ खड़ा होना चाहिए था कि नहीं। कार्रवाई होगी बाद में, सबसे पहले हमें जसवीर भाई चाहिए, सही सलामत चाहिए। और मैं एसपी के बोलती हूँ जिसके कारण उसने टॉर्चर किया है, कि अगर भगवान न करे जसवीर भाई को कुछ हो गया तो अगर वही सोचता कि पुलिस डिपार्टमेंट का बंदा हूँ मैं सेफ हो जाऊँ। मैं कह रही आज यहाँ कुछ बंदे, उसके बाद पूरा गाँव आएगा, जहाँ मर्जी होगा ना एसपी को घसीट के लेके आएंगे। उसके बाद जिस मर्जी केस डालने होंगे डालिए। हम एक बंदा ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका ये परिणाम दिया जा रहा है कि उसके ऊपर ब्लेम करके उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो आप सोचिए ना जाने कितने ऊपर के जो अफसर वगैरह होते हैं अपने से नीचे बंदों को कितना परेशान करते होंगे। हर पोस्ट की अपनी एक रिस्पेक्ट होती है। एक चौकीदार भी अगर बाहर खड़ा होगा आप उससे पूछ के अंदर जाओगे, तो अगर एक होम गार्ड की या छोटे छोटे बंदों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है तो आप बड़े बड़ी पोस्टें कीजिए, IAS IPS वगैरह भर्ती कीजिए, होम गार्ड वगैरह मर्द भर्ती कीजिए। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ अपना जसवीर भाई चाहिए। और ये हम यहाँ जरूर बोल के जा रहे हैं कि अगर भगवान न करे उसको कुछ हो गया तो ये आंदोलन कितना बढ़ेगा और हम कहाँ कहाँ करेंगे, क्योंकि एक इंसान की कीमत उसका परिवार जानता है। हमें किसी अफसर से कोई मतलब नहीं है, उसकी वैल्यू उसके घर में है और हमारी वैल्यू हमारे जसवीर भाई की इसके परिवार में है, हमारे गांव में है। उधर इस मामले पर जिला पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रमन कुमार मीना ने वायरल वीडियो पर प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अपना पक्ष रखा। एसपी ने बताया कि 8 जून को कालाअंब के एक स्थानीय ट्रैक्टर चालक उसके पिता व चाचा को पास न देने के कारण पंजाब के स्कॉर्पियो में सवार युवकों ने काफी मारपीट की थी, जिस घटना के बाद स्थानीय युवकों की शिकायत पर कालाअंब में पंजाब युवकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुआ था, जिसकी जांच का मामला जो है वो कालाअंब थाने में तैनात IO जसवीर सिंह को दिया गया था। मगर स्थानीय लोग जो जसवीर सिंह है उसकी जांच से, उसकी कार्रवाई से, उसके व्यवहार से पूरी तरह से नाखुश नजर आ रहे थे, जिसकी सूचना उन्होंने एसपी को दी थी। जब फाइल को उच्च अधिकारियों ने चेक किया तो जांच में काफ़ी अनियमितताएं पाई गई। जसवीर सिंह को जांच को सही तरीके से करने के निर्देश दिए गए, मगर बिना किसी कारण के जसवीर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल किया, जिस तरह से पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों पर गैर जिम्मेदाराना व झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। वह पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। एसपी ने साफ कहा कि जो भी आरोप जो है जसवीर ने लगाए हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं और जिला पुलिस इसकी खंडन करती है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि आरोप लगाने के बाद, वीडियो वायरल करने के बाद तो जसवीर हैं वो अभी तक लापता है, क्योंकि जिस अंदाज में उन्होंने वीडियो को वायरल किया था उसमें वो काफ़ी टेंशन में नज़र आ रहे थे और लग रहा था कि वे कहीं कुछ बड़ा कदम ना उठा लें। अब देखते हैं पुलिस जसवीर को खोज पाती है या नहीं और इस पूरे मामले की क्या सच्चाई है। हालांकि इसमें अभी तक एसपी का ही बयान आया है, अभी तक पुलिस मुख्यालय की ओर से इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं की गई है। इस खबर पर हम पूरी नज़र बनाए रखेंगे, कोई अपडेट रहेगा तो वो आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब चलते हैं चुनाव की ओर।
चुनाव जिस तरह आप जानते हैं कि कल से चुनावों के लिए नामांकन का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने और ना ही भाजपा ने अपने चेहरे जो हैं वो सामने किए हैं। हालांकि जो भाजपा है उसके तीनों चेहरे लगभग तय हैं। वो देरा में होशियार पर दाव लगाएंगे, नालागढ़ में उनके पास के ठाकुर है, और जबकि हमीरपुर से आशीष शर्मा उनके पास चेहरा है। और तय जो जिस डील के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया था और पूरी तरह से भाजपा के साथ एकजुट होकर खड़े थे, तभी तय हो गया था कि भाजपा इन तीनों को ही चुनाव में उतारेगी। भाजपा से औपचारिकता निभाते हुए कोर कमेटी ने इस मामले को सीधे ही चुनाव प्रबंधन समिति को सौंप दिया है। अब केंद्रीय चुनाव समिति इस पर मोहर लगाएगी। उम्मीद है कि आज देर रात या कल तक इन नामों पर मोहर लग जाएगी। वहीं दूसरी तरफ मैं कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस अभी भी तय नहीं कर पाई है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुश्किल कांग्रेस को ही आने वाली है। हो सकता है कांग्रेस एक या दो जगह पे जो है वो चेहरे बदलकर चुनाव में उतरे। ये सब मामला जो है वो हमने कल भी आपसे चर्चा में किया था कि ये पूरा का पूरा निर्णय सुखविंदर सिंह सुक्खू पर रहेगा, क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आज जो है वो कांग्रेस ने भी चुनावों के लिए अपने प्रभारी तय कर दिए हैं, जबकि भाजपा ने पिछले कल ही इस पर अपने चुनाव प्रभारी तय कर दिए हैं। आइए सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कांग्रेस ने देरा में चौधरी चंद्र कुमार जो कृषि मंत्री हैं, कांगड़ा से कैबिनेट मंत्री है, उन्हें जो है वो देरा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। जबकि हमीरपुर के लिए जो है मंत्री राजेश धरवानी को जो है जो मंत्री हैं उन्हें वहां का जिम्मा सौंपा गया है। नालागढ़ से रोहित ठाकुर को जिम्मेवारी सौंपी गई है, उन्हें नालागढ़ का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ये तो था कांग्रेस की ओर से। अगर मैं बात करूं भाजपा का, भाजपा ने एक बार फिर से कांगड़ा से विपिन परमार पर भरोसा जताया है, क्योंकि जिस तरह से विपिन परमार ने लोकसभा चुनावों का प्रबंधन करके राजीव भारद्वाज को बड़ी जीत दिलाई है, उसके बाद अब एक बार उन्हें बड़ी जिम्मेवारी देरा का प्रभारी बनाकर सौंपी गई है। उनके साथ विक्रम ठाकुर, राकेश जम्बाल व पवन काजल को जो है वो साथ में सह प्रभारी व सह संयोजक लगाया गया है। अगर मैं हमीरपुर की बात करूं तो हमीरपुर में जो विधायक हैं और मीडिया प्रभारी हैं रणधीर शर्मा, उनको प्रभारी लगाया गया है, जबकि त्रिलोक जम्बाल को जो है वो सह प्रभारी, बिहारी लाल शर्मा व दिलीप ठाकुर को सह संयोजक की भूमिका में रखा गया है। आखिर में अगर मैं बात करूं नालागढ़ का, नालागढ़ में सुखराम चौधरी को प्रभारी बनाया गया है, जबकि राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, राजीव सैंजल प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री, बलबीर वर्मा विधायक को सह संयोजक व संयोजक लगाया गया है। तो कांग्रेस व भाजपा की तरफ से इन चुनावों के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। अब बात करता हूं वार व पलटवार की। कल जयराम ठाकुर ने जो है वो पूरी तरह से निशाना साधा था कांग्रेस पर कि कांग्रेस की सरकार फिलहाल मजबूत दिख रही है, लेकिन ये ज़्यादा दिन मजबूत नहीं रहेगी। वहीं भाजपा का आरोप था कि कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। तो आज कांग्रेस ने मोर्चा खोला है। कांग्रेस की तरफ से आज पलटवार जो है वो मंत्री नेगी ने किया है। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं नेगी। नहीं, कांग्रेस को प्रत्याशी ढूंढने की जरूरत कहाँ है, यहाँ तो छांटने की दिक्कत हो रही है कि किसको रखे किसको ना रखे। और किस तरह की तैयारी है? अब तैयारी तो आपको पता है ये जो है 3 के चुनाव होने ही थे, तो इसलिए तैयारी तो है ही है। विपक्ष वाले भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। बार बार लोगों को चुनाव में जाना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा था लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुई सरकार को धन बल से गिराने का, उसी का ये सिलसिला है। अब ये 3 लोग जो है इस्तीफा देकर करना क्या चाहते हैं, दोबारा फिर चुनना चाहते हैं, तो लोगों के ऊपर बोझ तो पड़ ही रहा है और काम रोका जा रहा है। अब फिर दोबारा धन बल का इस्तेमाल होगा, फिर आप देखेंगे कि क्या होगा। ठाकुर तो यही कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर ही तो ये जो है इस जो है षड्यंत्र के मुखिया है, जिनके नेतृत्व में एक अलोकतांत्रिक काम हो रहा है। ये संविधान को नहीं मानते, जनादेश को नहीं मानते, ये सिर्फ कुर्सी को मानते हैं। तो ये तो अब करते रहेंगे, क्योंकि धन की कमी नहीं है। जो चंदा इन्होंने लूटा हुआ है उसको कहीं ना कहीं तो फेंकना है। तो ये लोकतंत्र में तो विश्वास है नहीं, कुर्सी तंत्र और ये जो धन बल में इनका विश्वास है। तो जयराम जी को करने दीजिए, पर जनता ने बता दिया कि ये धागी और बिके हुए नहीं चलेंगे। अच्छा, उनका एक बयान और भी।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने कहा था कि भले ही भाजपा ने इन उपचुनावों में 2 सीटें जीती है, लेकिन भाजपा की तैयारी पूरी है और लोकसभा से उनका हौसला बढ़ा है। लेकिन वही जयराम ठाकुर ने बड़ी बात कही थी कि ये जो सीपीएस का मामला है ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, और सीपीएस का मामला भले ही अभी तक अदालत के विचाराधीन है, लेकिन इस मामले अगर बड़ा निर्णय आएगा उसका असर सरकार पर पड़ेगा। इसका जवाब भी आज जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और साथ में जो मीडिया प्रभारी है उन्होंने आज इसका जवाब दिया। आइए सुनते हैं कांग्रेस का सीपीएस मुद्दे पर जवाब। देखिए, जहाँ तक सीपीएस का सवाल है, जो सरकार में बनाए गए हैं वो हमारे एक्ट में प्रोविज़न है राज्य के, उसके तहत वो बनाए, और ये मामला माननीय हाई कोर्ट में सीपीएस का मामला चला हुआ है, तो हमें सबको इसका इंतज़ार करना है। लेकिन सरकार इसको कानून के तहत जो नियम्स हैं जो हमने बनाया उसके तहत इसको हम डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी और ऑप्शंस रहेगी, आगे भी लीगल ऑप्शंस है, सुप्रीम कोर्ट हैं, और हमें उम्मीद है कि अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक सवाल जयराम जी का है, वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि 4 तारीख को सरकार जो है प्रदेश में भी बदलेगी। ये उनका चुनाव के दौरान जो प्रचार था उसका थीम ये था, उन्होंने बनाया कि जहाँ लोकसभा में लोग मत डाल लें, लेकिन राज्य की सरकार भी इन 6 बाई इलेक्शन की वजह से गिर जाएगी। अब ये बताएं प्रदेश की जनता को कि आपका क्या लॉजिक था। आइए बात ले चलता हूं आपको राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर आप 2 मुद्दे जो है वो प्रमुखता से उठाए गए, जिनका संबंध कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश से है। सबसे पहले बात करता हूं नीट की, क्योंकि नीट एक ऐसा मुद्दा है जो बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, हमारे आपके हर घर से जुड़ा हुआ है। आज नीट के मामले में एक और बड़ा फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस दी है उनको 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो वे बिना ग्रेस के मार्क्स के साथ जो है आ सकते हैं, या उनके लिए जो है एक बार फिर से जो है वो ये पूरी की पूरी परीक्षा संचालित की जाएगी। उनके सामने 2 ऑप्शन दी गई हैं। लगभग 1563 के करीब ये बच्चे हैं। आइए सुनते हैं इस मामले की जानकारी दे रहे हैं जिन्होंने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एग्री किया है कि जिन बच्चों को ग्रेस नंबर मिले थे 1563, उन बच्चों का या तो री एग्जाम हो जाए, जो कि इन्होंने डेट दे दी है कि अप्रोक्सीमेटली 23 जून को, या तो वो बच्चे अपने बिना ग्रेस के जो नंबर हैं उस पे हैप्पी हो जाए, यानी उनका ग्रेस नंबर काट दिया जाएगा। ठीक है, अब री एग्जाम हो उन बच्चों का जो देना चाहते हैं 1563 में से, और जो नहीं चाहते हैं उनका ओरिजिनल स्कोर रहेगा। फिर रैंक पूरी शफल हो, उसके बेसिस पे काउंसलिंग हो। पर इसमें मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं मेरे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आज एनटीए 7-8 दिन बाद आके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद एग्री करता है कि ग्रेस वाला जो पूरा हमने जो किया है ये गलत है, इसको हटा देते हैं। कहीं ना कहीं एग्री किया। सवाल ये उठता है, ग्रेस देके क्या उन्होंने खुद बताया था? नहीं बताया था। जब हमने 719 स्कोर पकड़ा, 720 तब बताना। तो क्या एनटीए और भी ऐसे बहुत चीजें करता है जो हमें पता नहीं चलती? क्या और डिस्पेरेंसीज है जो एक बार हमें अंदर घुस के देखनी चाहिए? ये तो पकड़ा गया 719 720 से, क्या ऐसे और भी मामले हो सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट का इश्यू है। तो ये तो था वो बयान जिसमें 1563 बच्चों से ही जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जिस तरह से एजेंसी ने अपने स्तर पर ही ग्रेस मार्क्स दिए हैं उस पर बड़ा सवाल उठाया है और उसको गलत ठहराते हुए एक बार फिर से पुनर्परीक्षा की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस पूरे मामले को कहा है। उन्होंने कहा कि ये मामला कहीं भी बड़ा मामला नहीं है और ये कहीं भी पैसे या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ नहीं है। उन्होंने कहा ये 1500-1550 बच्चों के करीब मामले। आइए सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान का बयान इस मामले में। 4500 सेंटर देश भर में होती है। अनेक देशों में भी नीट की सेंटर होती है। खाड़ी के देशों में होती है, पड़ोस के देशों में होती है, और 13 भाषा में एग्जामिनेशन होता है। दुर्भाग्य से इस बार नीट की 2 क्वेश्चन सेट्स होता है। गलती ना हो जाए इसीलिए चुनाव एग्जामिनेशन के दिन ही सूचित किया जाता है क्वेश्चन सेट ए या बी को यूज किया जाएगा, आइदर ऑफ द वन।
इस बार जब परीक्षा हुआ, गलती से आउट ऑफ 4500 सेंटर 6 सेंटर में गलती से गलत सेट्स ऑफ क्वेश्चन आ गई। जब परीक्षा चल पड़ी, कुछ समय के बाद उसको संज्ञान में लिया गया और उसको विड्रॉ करके फिर सही प्रश्न पत्र दिया गया। उसमें कुछ टाइम लॉस हुई। उन 6 सेंटर में लगभग 1563 स्टूडेंट उसमें परीक्षा दे रहे थे। उनके मन में आया कि भाई ये हमारी साथ थोड़ा अन्याय हुई है, हमारी टाइम लॉस हुई है, हमारे लिए कुछ सोचनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की एक स्टैंडिंग ऑर्डर है, इस प्रकार की कहीं एंट्रेंस में कुछ विषय आती है तो री एंट्रेंस ना कराते हुए एक एवरेज मार्किंग, ग्रेस मार्किंग की मेथड पे उनको कंपनसेट किया जा सकता है। ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है क्लैट की स्टूडेंट्स की क्लैट के एग्जामिनेशन के माध्यम से। एनटीए ने उसको अप्लाई किया, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, उसमें से कुछ रिकमेंडेशन आई और उसको उन्होंने अप्लाई किया। उसके बाद देखा गया कि कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। उनकी जो एवरेजिंग किया गया, उनको जो ग्रेस मार्क दिया गया, उसमें कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई। इसमें भी फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। पहले कुछ लोग कोर्ट पे गए थे कि हमारी टाइम लॉस हुई, कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो एनटीए को उसमें एक किस ग्रेस मार्किंग की प्रैक्टिस को अपनाना पड़ा, पद्धति को अपनाना पड़ा। फिर जब ग्रेस मार्किंग में कुछ विद्यार्थियों की नंबर 100% हो गई, तब फिर कुछ लोग कोर्ट पे गए। उस बीच में एनटीए ने फिर एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई, एकेडमिक्स कमेटी बिठाई। उन्होंने कुछ सोच समझ किया और कोर्ट ने आज उस कमेटी के ऑब्जर्वेशन को देखते हुए आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है उन 1563 स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन का अपॉर्चुनिटी दिया जाए। 23 जून को 1563 स्टूडेंट को दोबारा नीट एग्जामिनेशन का ऑप्शन उनके सामने दिया जाएगा। वो परीक्षा दे सकते हैं, नहीं तो जो उनको ओरिजिनल परीक्षा की जो नंबर है उनको वो परीक्षा उसको भी ऑप्ट कर सकते हैं, नहीं तो अगर उनको उसमें ना देके और एक चांस लेना है तो वो 23 जून को एक बार परीक्षा भी दे सकते, जो चाहेगा। ये आज सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत स्पष्टता के साथ ऑर्डर आई है, उसको मैं स्वागत भी करता हूं। शायद उसके बाद नीट को लेके जो एक संशय और शंका सामने आई थी वो आज समाप्त हो रही है। तो नीट के मामले में अभी ये कि पहला जो है वो एक निर्देश सुप्रीम कोर्ट से आया है। अभी इस पर बहुत सारी याचिकाएं लंबित है जिन पर सुनवाई होनी है, लेकिन देश की सबसे प्रतिष्ठित एजेंसी जिसमें 4 लाख के करीब बच्चे हर साल बैठते हैं, अगर वो इस तरह से विवादों में घिरती है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उम्मीद है कि इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री भी इस मामले को सीरियसली रखेंगे और कहीं ना कहीं इस मामले में भविष्य में ऐसा ना हो, इसके लिए कड़े कदम उठाएंगे। और आइए अब सबसे आखिर में बात करते हैं पानी। लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और साथ में पानी को लेकर के दिल्ली में जल संकट और जल विवाद दोनों ही बढ़ रहे हैं। आज दिल्ली में पानी के लिए मारोमारी है, त्राई है, वहीं इसके लिए 3 सरकारें भी एक दूसरे के खिलाफ आपस में भिड़ती हुई नजर आ रही हैं। ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले हरियाणा, दिल्ली व हिमाचल सरकार को नोटिस जारी किए थे और हरियाणा को और हिमाचल को पानी छोड़ने की बात कही थी। दिल्ली का आरोप है कि हरियाणा कम पानी छोड़ रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल बोर्ड के माध्यम से तीनों राज्यों को इस मामले को सुलझाने की बात कही है। वहीं हिमाचल प्रदेश ने भी एक बार फिर से कहा है कि हम नए सिरे से हल्फनामा दायर करेंगे और उन्होंने भी ज्यादा पानी देने से मना कर दिया। दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में
वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। तो ये थी आज की हमारी सारी खबरें। आखिर में बता दूं कि लगातार पारा जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस पारे से कहीं ना कहीं हमारी, आपकी, हम सब की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। अभी तक राहत की कोई खबर कहीं से भी नहीं आती हुई नज़र आ रही है। हिमाचल प्रदेश में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, अभी तक राहत के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आप भी अपना ख्याल रखिए, गर्मी है, धूप से बचिए, लगातार पानी पीते रहिए। इसी के साथ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बड़ा बड़ा आभार। आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।